इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे हिंज फोर्सेस पर। इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इजली वे में हिंज फोर्सेस का क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है m, ठीक है, और लेंथ है l। यूनिफॉर्म रॉड है। इस रॉड के एक एंड को मैंने हिंज कर दिया वॉल के साथ ऐसे। ये देखिए, ये रॉड हमारी रोटेट कर सकती है इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे करके। ओके, फ्री टू रोटेट है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर मैं इस रॉड को रिलीज कर दूं, मान लीजिए ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल पर रखा और हॉरिजॉन्टल पर रखने के बाद मैं इसको रिलीज कर दूं, ठीक है, छोड़ दूं यहाँ से, तो क्या करेगा? रॉड इस हिंज के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा और ऐसे करके नीचे की तरफ गिरेगा रोटेट करता हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस रॉड को जस्ट रिलीज किया गया है ना, हॉरिजॉन्टल से, तो जस्ट आफ्टर रिलीज इसका अल्फा क्या होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और जस्ट आफ्टर रिलीज जो हिंज है उस पर हिंज फोर्सेस क्या होंगे, हिंज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लें। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हिंज फोर्स, ये आपको बताना है। ओके, चलो देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखो, किसी भी रोटेशन को क्वेश्चन करने की टेंडेंसी क्या रहती है? एक तो उसके घूमने का एनालिसिस करो और दूसरा उसके चलने का, यानी ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस करो। तो अगर इसके हम रोटेशनल मोशन का एनालिसिस करें तो रोटेशनल मोशन के एनालिसिस में हम सिंपली कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ, इस इक्वेशन को लगाते समय बस ध्यान ये रखना कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। ऐसा ना कर देना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग एक्सिस से लिख दिया और टॉर्क अलग एक्सिस से लिख दिया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉडी का जो वेट है वो कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड में काम करेगा, और जो इसको टॉर्क देगा और जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो अभी हमें यहाँ जो हिंज फोर्सेस हैं उनके बारे में तो अभी हमें पता नहीं है कितने होंगे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अगर आपको हिंज फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहां पर आप हिंज फोर्सेस को कैसे कंसीडर करें? एक आप मान लें रॉड के अलोंग और एक आप रॉड से परपेंडिकुलर मांग लें। अलोंग मांगना और परपेंडिकुलर मानना बेहतर रहता है, जिससे कि हम क्वेश्चन को इजली वे में सॉल्व कर पाते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप मान लें, उनसे आपको हिंज फोर्स का जो कैलकुलेशन है वो तो आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। इसी ओ पॉइंट के अबाउट, या इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। तो अबाउट ओ आपको सारी चीजें करनी है। अबाउट ओ करने का फायदा क्या होगा? अबाउट ओ करने का फायदा ये होगा कि आपको N1 N2 का जो टॉर्क है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि N1 N2 हमें शुरू में पता ही नहीं है। तो केवल किसका टॉर्क होगा? mg का। कितना होगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? l/2 इज इक्वल टू इस ए पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml² सॉरी ml²/3 अल्फा। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको मिल जाएगा 3/2 g/l इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ये आपको मिल गया। अब आपको रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन में ये पहला पार्ट आपसे पूछा गया था कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। एक चीज और देखें, आप जब फार्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू ma, तो ये फार्मूला बेसिकली आप तब ज़्यादा यूज़ करते थे जब आपने एनएलएम पढ़ा था, जहाँ की बॉडी को हम किसी पॉइंट साइज की बॉडी लेते थे। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि F इज इक्वल टू ma जब भी लगाना, ध्यान रखना इसमें A हमेशा किसका लेना? सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि ये फार्मूला ही इसी सेंटर ऑफ मास के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग होगा। तो आप इसको किस पॉइंट के अबाउट केवल अप्लाई कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन का जब भी एनालिसिस करना तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि F इज इक्वल टू MACM जब हम लगा रहे हैं तो इसमें A किसका है? हमारा सेंटर ऑफ मास का है। चलिए जरा यहाँ पर देखिए, फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं इस बात को और अच्छे से।
इस पे अगर हम y डायरेक्शन के फोर्सेस के बारे में नेट फोर्स यानी F इज इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आपको दिख रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा। और जब ये बॉडी रोटेट करेगी, जस्ट रोटेशन की कंडीशन में होगी तो ऐसे रोटेट करने की कंडीशन में आएगी। तो यहाँ पर एक तरीके का एक्सेलेरेशन होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास का, जो कि एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। और जब ये रोटेट करेगी तो एक और एक्सेलेरेशन होगा जिसको हम कहेंगे ए रेडियल। जैसे किसी एक बॉडी को ऐसे बांध दिया आपने थ्रेड में, और उसको आप ऐसे करके रोटेट करा रहे हैं, तो इसके पास दो तरीके के एक्सेलेरेशन हो सकते हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक कौन सा, रेडियल या सेंट्रीपिटल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास पर आपको फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी F इज इक्वल टू एम ए लगाना है तो आप सेंटर ऑफ मास को ही दिमाग में रखते हुए F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करिएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं F इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ। तो नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है हमारा फोर्स N2 इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो कौन सा ये लेंगे हम, टेंजेंशियल वाला। ठीक है, और किसका, सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर। सेंटर ऑफ मास का आर कितना होगा, L बाई 2, और अल्फा ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 3/2 GL। ये आपका कितना आ गया, 3/4G। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में यानी ऊपर वाली इक्वेशन में आप रख दें इसको, तो आपको मिल जाएगा mg माइनस N2 इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा 3mg/4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपको N2 की वैल्यू जो मिल जाएगी, इसको आप इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा mg/4। ये आपके N2 की वैल्यू निकल कर आ गई। हिंज फोर्स में N1 N2 दोनों हैं। तो अब अगर मुझे N1 कैलकुलेट करना है तो मुझे फिर से ये जो मैंने इक्वेशन लगाई वो किसके लॉन्ग लगाई है, y के लॉन्ग लगाई है। ठीक है, अब मैं x के लॉन्ग देखूं तो x के लॉन्ग जो हमारा एक्सेलेरेशन है AR, है ना, इस एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन है यहाँ पर ये वाला, इस एक्सेलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने रिलीज किया, जस्ट रिलीज की जब कंडीशन होती है, उस समय इनिशियल जो वेलोसिटी है इसके, एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी 0। और आप जानते हैं कि रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला होता है R ओमेगा स्क्वायर। अब सोचिए अगर ओमेगा 0 है तो वहां जो रेडियल एक्सेलेरेशन होगा वो भी क्या होगा, हमारा 0। तो अगर हमारा रेडियल एक्सेलेरेशन 0 है ना, तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में, यानी जस्ट रिलीज के इंस्टेंट पे, कि हमारा जो N1 होगा दैट विल बी 0। क्यों? क्योंकि आप सारे फोर्सेस का सम इज इक्वल टू ma लिखते हैं, और a वहां पर रेडियल डायरेक्शन में क्या है, 0। और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स, एक्स एक्सिस के अलोंग केवल फोर्स कौन सा काम कर रहा है, N1। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो हमारा हिंज फोर्स का वैल्यू आया वो कितना आया, mg/4। क्वेश्चन आसान था, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर मैंने रोटेशन का एनालिसिस किया, इधर मैंने ट्रांसलेशन का एनालिसिस किया। बस ट्रांसलेशन का एनालिसिस करते समय मैंने ध्यान रखा कि मुझे एक्सेलेरेशन किसका चाहिए, सेंटर ऑफ मास का। और जब ट्रांसलेशन एनालिसिस करें तो आप बॉडी को पॉइंट जैसी बॉडी मान के ही समझें। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में कि यहाँ एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, और इसको मैंने जस्ट रिलीज किया है ऐसे करके। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा। ऐसे समझ लो ये मासलेस रॉड जैसा इमेजिन कर लो, और यहाँ एक पॉइंट है ना, ऐसे। तो इसी इंस्टेंट पर ओमेगा क्या होगा, 0। तो केवल कौन सा एक्सेलेरेशन होगा इसके पास, टेंजेंशियल होगा, और रेडियल वाला एक्सेलेरेशन इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इसका 0 होगा। किसी और इंस्टेंट की अगर बात करता मैं तो वहां पे टेंजेंशियल भी होता और रेडियल भी होता, तब कुछ कंडीशन कुछ और होती। उसको हम लोग अगले वीडियो और अगले एग्जाम्पल में उसको कवर करेंगे। तो दैट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। अगले वीडियो में मिलते हैं।